हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर तुरंत क्या करें। तो यदि आप ये जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉक एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें बस कुछ ही सेकंड में इसके चपेट में आए व्यक्ति के ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, जिसमें कॉमनली व्यक्ति का हार्ट एंड ब्रेन डैमेज जाता है। इसके अलावा बॉडी के मसल्स भी सिकुड़ जाते हैं और वेन्स एंड टिश्यू एवं अन्य सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर तुरंत क्या करना चाहिए। दोस्तों, जिस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है वहां पर बचाने वाला का सबसे पहला गोल ये होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति को उस तार या फिर उस सामान जिसमें करंट है उससे अलग कर दें। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि करंट लगे व्यक्ति को गलती से भी अपने हाथों से पकड़ कर हटाने की कोशिश ना करे, नहीं तो बचाने वाला व्यक्ति भी बुरी तरह से करंट की चपेट में आ जाएगा। अच्छा होगा कि उस तार या फिर उस चीज जिससे व्यक्ति को करंट लगा है उसका पावर सप्लाई ऑफ कर दिया जाए। लेकिन ऐसा करना हर जगह संभव नहीं है। यदि आप पावर सप्लाई ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक सूखी लकड़ी लेकर किसी सूखे लकड़ी के टूल पर खड़े हो जाएं और इससे व्यक्ति को छुटाने की कोशिश करें। यदि आपके पास कोई लकड़ी का सूखा टूल भी नहीं है तो आप सूखे पेपर के ऊपर खड़े होकर या फिर रबड़ या प्लास्टिक का चप्पल पहन करके भी सूखी लकड़ी से व्यक्ति को छुटाने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप व्यक्ति को छुटाने में सफल हो जाएं तो अब दूसरा गोल होता है यह देखना कि व्यक्ति की सांसें चल रही है या नहीं। दोस्तों, 80 से 90% केसेस में देखा गया है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद व्यक्ति मृत दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन वास्तव में वो उस टाइम भी जिंदा रहता है। व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद मृत इसलिए दिखाई पड़ने लगता है क्योंकि उस टाइम उसकी मसल्स सिकुड़कर टाइट हो जाती है। इसके अलावा ब्रेन एंड हार्ट डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से व्यक्ति बेहोश हो जाता है और उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को तुरंत रिकवरी पोजीशन में लेटा देना चाहिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। रिकवरी पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जिसमें पेशेंट को किसी भी एक करवट में लेटा दिया जाता है और जिस हाथ का बाजू जमीन को टच कर रहा है उस हाथ को सिर से आगे की तरफ कर दिया जाता है और जिस हाथ का बाजू जमीन को टच नहीं कर रहा है उस हाथ को सिर के नीचे रखा दिया जाता है। जिस हाथ को सिर के आगे की तरफ रखा जाता है उसी साइड के पैर को सीधा कर दिया जाता है और जिस हाथ को सिर के नीचे रखा जाता है उसी साइड के पैर को मोड़ दिया जाता है। रिकवरी पोजीशन में लेटा देने के बाद भी यदि व्यक्ति की खांसने, श्वास लेने या फिर किसी भी प्रकार का एक्टिविटी का पता नहीं चल पा रहा है तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को तुरंत सीपीआर करें। सीपीआर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के चेस्ट के लेफ्ट साइड में जहां हार्ट रहता है उस पर अपने दाहिने हथेली को रखकर उसी हथेली के ऊपर अपने बाएं हथेली को रखा जाता है और झटका के साथ प्रेशर लगाया जाता है। ऐसा करने पर रुका हुआ धड़कन फिर से चलने लगता है। यदि ऐसा करने के बावजूद धड़कन नहीं चलता है तो व्यक्ति को मुंह से सांस देने की जरूरत होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ऐसा करने पर बेहोश व्यक्ति का हृदय और फेफड़ा फिर से एक्टिव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि यदि करंट लगने के बाद भी व्यक्ति की धड़कन एंड श्वास धीरे धीरे चल रहे हैं तो उसे कभी भी सीपीआर न करें। 80 से 90% केसेस में देखा गया है कि सीपीआर करने से पेशेंट होश में आ जाता है। जब पेशेंट होश में आ जाए तो ये चेक करें कि पेशेंट कहाँ कहाँ जला है। पेशेंट जहाँ जहाँ जल गया है उसे पानी से धो लें और यदि वहाँ से ब्लीडिंग भी आ रही है तो उस जगह को सूखे और साफ कपड़े से बांध दें। पेशेंट जहाँ जहाँ जल गया है उस जगह बेटाडीन या फिर पोवाइडन आयोडीन क्रीम लगा दें, जो कि एक एंटीसेप्टिक क्रीम है। इस दौरान पेशेंट को कोई भी लिक्विड पीने के लिए न दें, क्योंकि इस दौरान पेशेंट का मसल सिकुड़कर टाइट हो जाता है और यदि इस दौरान पेशेंट को पीने के लिए कोई लिक्विड दिया जाए तो पेशेंट के सरकने का बहुत अधिक चांस रहता है, जो पेशेंट के लिए रिस्की साबित हो सकता है। इसके बावजूद पेशेंट के कपड़े को थोड़ा ढीला कर देना चाहिए, जिससे पेशेंट को घुटन महसूस ना हो। पेशेंट को इस दौरान कंबल नहीं उठाना चाहिए, जितना हो सके हवा लगने देना चाहिए। दोस्तों, कई केसेस में देखा गया है कि पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद भले ही वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन होश में आ जाने के बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन फ्यूचर में हार्ट अटैक, इराइथमस, पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं।
इसलिए फ्यूचर के इस प्रकार के सिम्टम्स से बचने के लिए पेशेंट को यह टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए जो मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे कि ईसीजी, ब्रेन का सीटी स्कैन, एमआरआई, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ट्रोप्टी टेस्ट को ट्रोपोनिन टेस्ट भी कहते हैं। ईसीजी से हार्ट के कई कंडीशन के बारे में पता चलता है, जैसे कि हार्ट बीट कितना है, हार्ट बीट रेगुलर है या नहीं, हार्ट का कोई चेम्बर डैमेज हुआ है या नहीं, यदि हुआ है तो कौन सा चेम्बर डैमेज हुआ है। ब्रेन के सीटी स्कैन से ब्रेन के कंडीशन के बारे में पता चलता है, जैसे कि ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हुआ है या नहीं, और यदि हुआ है तो कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है। एमआरआई से बॉडी के किसी भी ऑर्गन का पिक्चर और स्ट्रक्चर के बारे में साफ पता चलता है, यदि कोई ऑर्गन डैमेज हुआ है तो एमआरआई टेस्ट से पता चल जाता है। सीबीसी का पूरा नाम कंप्लीट ब्लड काउंट है, इससे ब्लड के तीनों सेल्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में पता चलता है। ट्रोप्टी एक अन्य ब्लड टेस्ट है जिससे यह पता चलता है कि हार्ट का मसल्स डैमेज हुआ है या नहीं। तो दोस्तों बाकी का ट्रीटमेंट पेशेंट के टेस्ट के रिपोर्ट के अनुसार किया जाता है। यदि टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल रहा और थोड़ा मोड़ा कहीं जला है तो आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए बेटाडिन क्रीम लेना होगा जो किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। यदि यह क्रीम आपको नहीं मिलता है तो आप इसका कंपोजिशन बता करके भी किसी भी कंपनी का इसी कंपोजिशन में से ले सकते हैं। इसका कंपोजिशन है पोवाइडिन आयोडीन। आपको यह क्रीम अपने जले हुए एरिया में सुबह शाम 5 से 7 दिन तक लगाना है। पोवाइडिन आयोडीन एक एंटीसेप्टिक इंग्रेडिएंट्स है। पेशेंट का जला हुआ पार्ट एब्सेस में ना बदले इसके लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक की टेबलेट लेनी चाहिए। यहाँ पर टेबलेट क्लेवियम 625 mg बहुत अच्छा वर्क करता है। यह टेबलेट किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है। लेकिन यदि फिर भी आपको ये टेबलेट नहीं मिलता है तो आप इसका कंपोजिशन बता करके भी किसी भी कंपनी का इसी कंपोजिशन में से ले सकते हैं। इसका कंपोजिशन है एमोक्सासिलिन 500 mg प्लस पोटेशियम क्लेवलिनिक एसिड 125 mg। यह टेबलेट एक एडल्ट को 1 टेबलेट सुबह नाश्ते के बाद और 1 टेबलेट रात को डिनर के बाद 5 दिन तक लेना चाहिए। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए दोस्तों कि यदि इन्फेक्शन को रोकना है तो क्लेवियम टेबलेट पूरे 24 आवर्स में 2 बार देना चाहिए। लेकिन यदि इन्फेक्शन हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में क्लेवियम टेबलेट पूरे 24 आवर्स में 3 बार देना चाहिए। यदि पेशेंट के बॉडी में कहीं भी सूजन हो गया है तो उस सूजन को कम करने के लिए टेबलेट डेक्सोना 0.5 mg ओरली लेना होगा। यह टेबलेट किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाता है। लेकिन फिर भी यदि आपको ये टेबलेट नहीं मिलता है तो आप इसका कंपोजिशन बता करके भी किसी भी कंपनी का इसी कंपोजिशन में से ले सकते हैं। इसका कंपोजिशन है डेक्सामेथासोन। यह टेबलेट एक सुबह नाश्ते के बाद और रात को डिनर के बाद 3 दिन तक लेना चाहिए। यदि पेशेंट को बहुत अधिक दर्द हो रहा है तो उसे एक कैप्सूल मायोरिल 4 mg, एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद और एक कैप्सूल रात को डिनर के बाद 3 दिन तक लेना चाहिए। मायोरिल कैप्सूल का कंपोजिशन थायोकोर्टिकोसाइड है। दोस्तों मैंने अभी तक जितना भी ओरली मेडिसिन बताया है उन सब में थोड़ा गर्मी होता है जिससे पेट में गैस हो सकता है। तो टेबलेट गर्मी ना करे इसे रोकने के लिए कैप्सूल ओमेज डी रोज सुबह में खाली पेट और रात को डिनर से आधा घंटा पहले इस कैप्सूल को 5 दिन तक खाना चाहिए। इस कैप्सूल का कंपोजिशन है ओमेप्राजोल 40 mg प्लस डोमपेरिडोन 30 mg। तो दोस्तों यदि आपका सभी रिपोर्ट सही है और हल्का फुल्का जले हुए स्थान पर आप इस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है तो आपका घाव जल्दी भर जाएगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो भी ट्रीटमेंट बताया है ये सिर्फ एडल्ट या फिर 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। 12 साल से नीचे के बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। और एक बात बता दूं दोस्तों कि अभी तक मैंने जितना भी मेडिसिन बताया है इसे अपने डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही लें, क्योंकि ये ट्रीटमेंट सिर्फ आपको तभी लेना चाहिए जब आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है। और इस बात को कंफर्म करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और फेसबुक पर एंड व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।